सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं √3 को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक है। और हम ये भी बोल सकते हैं P और Q का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा P/Q का क्या, स्क्वायर। ये हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, P²/Q²। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक Q को इधर भेज देता हूँ, एक Q को इधर भेजूंगा तो ये कितना हो गया, 3 × Q बराबर हो गया P²/Q। अभी कुछ देर पहले आपने माना था एक चीज, क्या माना था, यहाँ ये माना था कि P²/Q, जहाँ P और Q का हमने बोला था एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ ये किस में आ गया, ये आ गया भिन्न में। किस में आ गया, भिन्न में। यहाँ देखिए तो ये किस में आ गया, ये भिन्न में आ गया। और ये किस में आ गया, ये 3 का पूर्णांक हो गया। 3 का क्या हो गया, पूर्णांक। मैंने यहाँ से एक Q इधर भेजा, ये 3 का एक पूर्णांक हो गया, और यहाँ कितना हो गया, P²/Q हो गया। ये क्या हो गया, पूर्णांक। और कभी भी ये संभव नहीं है कि पूर्णांक हमारा भिन्न के बराबर हो। तो ये कौन सी कंडीशन है, असंभव कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, असंभव। जब ये कंडीशन हमारी असंभव है तो हम बोल सकते हैं जो हमारी मान्यताएं थी वो क्या है, विरोधाभास है। तो अतः ये हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ये हमारी मान्यताओं के विरुद्ध है, या हम बोल सकते हैं अर्थ, या यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। √3 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, जहां P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है। हमें करना क्या है, P और Q का एक के अतिरिक्त कोई और पूर्णांक नहीं है। जब एक के अतिरिक्त कोई और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। √3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 3। P/Q का स्क्वायर किया, P²/Q²। यहां हम देख रहे हैं एक Q को इधर भेज दिया। क्यों भेजा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो गया, पूर्णांक 3 के गुणज में आ रहा है। 3 के किस में आ रहा है, गुणज में। और अभी हमने देखा था P और Q का हमारा एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये भिन्न भी हो और साथ ही साथ ये पूर्णांक भी हो। दोनों बातें हमारी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारी मान्यताओं के क्या है, विरुद्ध है। जो हमने माना था उसके क्या है, विरुद्ध है। अतः हम बोल सकते हैं जो माना है वो गलत है। मतलब √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ परिमेय माना था, उसका उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यही होगा आपका। तो इसके बाद चलते हैं आगे। किन्हीं 5 खंडों को हमें हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारे समझ से ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो कह रहा है 5 खंडों को हल करना है और बहुलक ज्ञात करना है। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए आप करते क्या है, बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल। और क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल के बाद बात कर लेंगे बारंबारता। क्या है, बारंबारता दे रखा है, मतलब निकालना क्या है, ये दे रखा है। क्या है, दे रखा है। तो इसको हम लिखते हैं 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, और 40 से क्या, 50 तक। ऐसा दे रखा है। ऐसा क्या है,
दे रखा है। 0 से 10 तक कितना दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6। 10 से 20 तक दे रखा है 11, 20 से 30 तक दे रखा है 21 और 30 से 40 तक कितना दे रखा है 23। 40 से 50 तक अगर बात कर लें तो कितना है 14। ये हमें दे रखा है, ये क्या है दे रखा है। अब देखिए एक बात मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है बहुलक निकालना है। मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया वो कौन सा है 23 है। कौन आया सबसे ज़्यादा बार 23, तो इसको बोलते हैं हम F0। क्या बोलते हैं F0। और इसके पहले वाले को बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं F1। और इसको बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं F2। ध्यान रखना बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको F0, जो उससे पहले रहेगा F1 और जो उससे नीचे रहेगा क्या F2। इसके सामने वाला जो सीमा होगा इसको बोलेंगे निम्न सीमा। क्या बोलेंगे निम्न सीमा। तो ये तो हमारा क्या रहा फार्मूला, ये क्या रहा फार्मूला। एच का मान कितना होगा यहाँ पे, ये हमारा कितना हो एफ, हमें समझ में आ गया जो सबसे ज्यादा बार F0, उसके ऊपर वाला F1 और जो सबसे उसके नीचे वाला हम बात कर लेंगे जहां हमारा ये बारंबारता था उसके नीचे वाला हमारा कितना होगा F2। बारंबारता को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या हम बोल सकते हैं आवृत्ति। बात एक ही है, बात क्या है एक ही है। आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर जब भी वर्ग अंतराल में बात चलती है बहुलक का तो हम लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। ये फार्मूला जाता है, ये क्या जाता है कह रहा है दूसरा क्वेश्चन किन्हीं 5 खंडों को हल करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले क्या कर लेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद बात कर लेंगे हमारा क्या दे रखा है बारंबारता। क्या दे रखा है बारंबारता। बारंबारता कितना दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से क्या दे रखा है 50। हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0 से 10 6 दे रखा है, 10 से 20 11 दे रखा है, 20 से 30 21 दे रखा है, 30 से 40 23 दे रखा है और हम बात कर लेंगे 40 से 50 कितना दे रखा है 14 दे रखा है। ये हमें दे रखा है, ये हमें क्या है दे रखा है। हमें निकालना क्या है देखिए, हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है बहुलक। एक बात समझिए बहुलक का एक फार्मूला होता है। बहुलक का क्या होता है फार्मूला। बहुलक में होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एस इंटू एच, ऐसा फार्मूला होता है। ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा बार आता है वो होता है F1। क्या होता है F1, जो सबसे पहले आएगा और सबसे ज्यादा बार हम बात कर लेंगे F1। सबसे ज्यादा बार हमारा यही है 23। इसके पहले जब आया तो इसको बोलेंगे F0 और इसको बोलेंगे क्या F2। क्या बोलेंगे F2। और अगर मैं बोल दूं निम्न सीमा तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसकी जो निम्न सीमा होगी वो क्या होगा L। ये क्या होगा L। L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया और क्या हो गया F2 हो गया। अब एक बात समझिए निम्न सीमा हमारी कितनी है 30। कितनी है 30 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 23 माइनस 21, 23 माइनस कितना हो गया 21 बटे यहाँ बात कर लेंगे 2F1 तो 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 माइनस F0 मतलब कितना 21, कितना 21 माइनस F2 कितना हो गया 14 इंटू कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा H। H का मतलब कितना 10, कितना 10। ये बात हमें समझ में आ रही है तो हम कर लेंगे 30 प्लस ये हो जाएगा 2, 23 दूना कितना हो गया 46, 23 दूना कितना 46, 4 1 5 2 1 3 गुणे कितना हो गया 10। ये हो जाएगा 30 प्लस 10 दूना कितना हो गया 20 और यहाँ से घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। ये आ जाएगा 1.8 समथिंग जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं 31। ये 30 है, कितना है ये 30 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31.82, कितना आएगा 31.82। तो ये भाग देंगे तो 1.82 आएगा, जोड़ेंगे तो 31.82 आएगा। कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा बार आया वो F1, उसके पहले जो आएगा F0 और उसके नीचे जो आएगा F2। जो सबसे ज्यादा बार आया है उसकी निम्न सीमा हमारी कितनी होगी L और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कितना होगा। जैसे इसकी बात कर लें 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर और इसी तरीके बात कर लें 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर। तो H का मान कितना हो जाएगा 10, H का मान कितना हो जाएगा 10। सारे मान को मैं यहाँ पुट कर दूंगा जो मेरा फार्मूला है, फार्मूला ही याद करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चों का ये सब करने के बाद में भी कैलकुलेशन में गलत हो जाता है तो वहाँ नंबर कट जाता है, नंबर क्या हो जाता है कट जाता है। थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा क्या रखना है ध्यान रखना है। और
इस चैप्टर को देखिए, आता सबको है, आता क्या है, सबको है, लेकिन जब हम करने जाते हैं कैलकुलेशन, एक दो क्वेश्चन के बाद छोड़ देते हैं, यही इस चैप्टर की क्या होती है, मिस्टेक्स होती है। आपने थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के करना है, क्वेश्चन अनसॉल्व के सारे सॉल्व कर लीजिए, अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा, सारा इस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। क्योंकि कंफर्म है 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, 4 से 6 नंबर का मेनली क्वेश्चन आता ही आता है, 6 नंबर तो आना ही आना है इस चैप्टर से। तो करना क्या है, मेहनत करना है, क्या करना है, इस पे मेहनत करना है। चलते हैं आगे। दूसरे का पहला नंबर हो गया, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, अब देखो यहां पे हमसे बोल रहा है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सेम क्वेश्चन करवाया था पिछले सेट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, कह रहा है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है, ऐसा कुछ दे रखा है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम इसको मिला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखिए ध्यान से लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O और त्रिज्या R है, त्रिज्या क्या है, R, OR है, ऐसा लिख लीजिए। से P तथा R बिंदु पर, R बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची गई जो बाह्य बिंदु Q पर मिलती हैं, जो बाह्य बिंदु Q पर मिलती हैं, Q पर मिलती हैं। तो आपने ये बात लिख दिया कि जो आपको दिया है, चूंकि क्वेश्चन में यही दिया है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु Q से P तथा R पर हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, पूरी बातें आपने लिखनी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है PQ बराबर या QP बराबर कितना, QR, ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे, बिंदु Q को O से मिलाया, बिंदु Q को O से मिलाया। तो जब मिलाया तो यहां पे हमारा हो गया, ये मिलाने वाला बात हो गया। अब बात कर लेंगे उपपत्ति की, किसकी बात कर लेंगे, उपपत्ति की बात कर लेंगे। देखिए उपपत्ति की जब बात करते हैं तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम बात कर लेंगे त्रिभुज PQO में तथा त्रिभुज RQO में, RQO में। एक बात समझिए, केंद्र से किसी बिंदु पर स्पर्शी खींचा गया, बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि OP और OR ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर कितना हो गया, OR, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। इसी तरीके अगर मैं बात करूं, ये तो वृत्त की त्रिज्या होगी, और हम जानते हैं OPQ बराबर ORQ, ये दोनों हमारा कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो केंद्र से होकर जाती हैं, केंद्र से होकर जाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, बस बातें आपको लिखनी है कि केंद्र से होकर जा रही है और स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है ना। इसी तरीके OR परपेंडिकुलर टू QR, ये ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये बात हो गई, और देखो OPQ में OQ कॉमन है और ORQ में OQ कॉमन है, दोनों में OQ क्या है, कॉमन है, दोनों में OQ क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। उभयनिष्ठ जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, उभयनिष्ठ। तो
देखो भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता बन रही है, या मैं बोल सकता हूं इसको RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल ये है, हाइपोटेनस ये है, और साइड हमारा क्या है, ये है। तो ये बना रहा है त्रिभुज PQO सर्वांग त्रिभुज RQO कौन सा है, RHS कांग्रुएंसी। कौन सी है, RHS कांग्रुएंसी। तो RHS कांग्रुएंसी से ये बात आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि PQ बराबर कितना, या QP बराबर QR, किससे, CPCT से। किससे हो गया, CPCT से, ठीक है ना। तो CPCT से हो गया, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसको। कह रहा है बाह्य बिंदु Q से हमें स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमने बाह्य बिंदु Q से वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, P और R क्या किया, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींची। हम जानते हैं कि QP बराबर QR हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना क्या होगा, Q को O से मिला दिया। हम जानते हैं त्रिभुज PQO तथा RQO में हम बात कर लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर हम बात कर ले तो ये वृत्त की त्रिज्या है और ये 90 डिग्री बना ही रहा है, और OQ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम कौन सा होगा, RHS, जिसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस, और ये कौन सा, साइड। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और ये क्या होगा, साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हमारा क्या होगा, इससे हमारा हो जाएगा ये इसके सर्वांग सम। जब ये इसके सर्वांग सम तो QP बराबर कितना हो जाएगा, QR। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, एक त्रिभुज ABC है, भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज क्या बना लेते हैं, ABC। BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर, ये वाला एंगल ADC बराबर क्या हो गया, BAC, ये वाला एंगल। ध्यान दीजिएगा, एंगल ADC बराबर, ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल पूरा क्या मान लेते हैं, 2। BAC का मतलब ये पूरा की बात कर रहा है। कह रहा है हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब एक बात समझिए, CA स्क्वायर बराबर कह रहा है CB इंटू कितना, CD, ऐसा बोल रहा है हमसे, ठीक है ना। तो देखिए जब हमें सिद्ध करना है तो पहले क्या क्या दे रखा है, ये लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल BAC बराबर कितना, एंगल ADC, ये दे रखा है, ये क्या है, दे रखा है। और हमसे बोल रहा है सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर कितना, CB इंटू कितना, CD। ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध। देखो जब ये सिद्ध करना है, आप एक बात समझिए, यहाँ पे हम बात कर लेंगे उपपत्ति की। किसकी बात कर लेंगे, उपपत्ति की। जब भी मैं उपपत्ति की बात कर रहा हूं तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, त्रिभुज बात कर रहे हैं BAC एंगल और ADC बराबर दे रखा है, तो उसी दोनों को ले लेंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ये बात कर लेंगे। पहला तो हमको यही दे रखा है कि ADC बराबर कितना है, BAC कितना है, BAC है, ये दे रखा है, ये क्या है, दे रखा है। और एक और बात कर ले तो दोनों में हमारा क्या है, एंगल A हम देख रहे हैं आ रहा है, एंगल A क्या हो रहा है, आ रहा है। मतलब अगर एक बात ध्यान दीजिए तो A यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है। मतलब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, AC। और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये AC का स्क्वायर हमारा क्या है, बराबर ऑलरेडी दे रखा है, बराबर। दोनों त्रिभुज में अगर हम बात कर लें तो एंगल C क्या है, कॉमन है। एंगल C क्या है, उभयनिष्ठ। ये दिया है, ये क्या है, दिया है, और ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो जब ये उभयनिष्ठ है या कॉमन है तो मैं बोल सकता हूं किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हो गए तो वो ऑलरेडी एंगल हमारी समरूपता हो जाएगी। ADC समरूप है त्रिभुज BAC के। जब ये समरूप हो गया तो जैसा कि मैंने बताया था AC दोनों में कॉमन है, और यहाँ ध्यान से देखें तो AC का स्क्वायर भी बन रहा है।
जब आप इसको लिखने जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है, तो आप इसको बगल में रफ कॉपी भी कर लीजिए। करिए सी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सी बी इंटू सी डी। कितना हो गया, सी बी इंटू सी डी। हमें यही सिद्ध करना है। अब यहाँ पे अब जब हम दिमाग लगाने जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सी साइड हम कंसीडर करें। तो देखो एक बात तुम ले सकते हो, इसको सी ए इंटू सी ए, ये रफ काम में करना है। कहाँ करना है, रफ काम में। अपने समझने के लिए बस बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर लेंगे सी बी इंटू कितना हो गया, सी डी। तो एक बार आप क्या कर लेंगे, सी ए अपान सी बी लिख लेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे, सी डी अपान सी ए, ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं, ये जो हमने किया ये रफ काम में करना है। कहाँ करना है, रफ काम में, ताकि यहाँ पे हम क्या कर पाए, सिद्ध कर पाए। ध्यान दीजिएगा, जब सी ए की बात कर रहे हैं तो एक तरफ सी ए और हम बात कर रहे हैं किसकी, बी सी की बात कर रहे हैं। मतलब एक बार ए डी सी में बात कर रहे हैं, ट्रेंगल ए डी सी में बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा ले रहे हैं, बी ए सी ट्रेंगल ले रहे हैं। तो एक साइड हमारी क्या हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो गई, रेशियो में है। क्या है, रेशियो में। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ सी डी, तो ये ट्रेंगल ए डी सी में बात कर रहे हैं, ये वाली साइड। फिर सी ए जब बात कर रहे हैं तो कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड। हमें करना क्या है, इसी तरीके बस इसको लिखना है जो यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। जब यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ थेल्स के थ्योरम से, कि दो भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर। तो सी डी अपान कितना हो गया, सी ए। सी ए का सी ए से गुणा करेंगे, कितना होगा, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अगर आप अपना दिमाग इसमें लगाने बैठेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल का ये साइड लेंगे तो ये होगा, उसमें कंफ्यूज होंगे, अननेसेसरी क्या होंगे, कंफ्यूज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, दो एंगल हमेशा बराबर होते हैं, समरूप हो जाता है, सिद्ध करने वाले में यहाँ दिक्कत होती है हमें समझने में। तो आप काम ऐसे कर लीजिए जैसे आपको बताया जा रहा है, बीच में ब्रेक कर दिए। आप कहें सर यहाँ आपने सी बी लिया, मेरा सी डी लेने का मन है, तो सी डी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप सी ए अपान सी डी लिख लीजिए और यहाँ सी बी अपान सी ए लिख लेंगे, तब भी हमारा रेशियो तो आएगा ही आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारी नहीं है। आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यही हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज में हमें दे रखा है बी ए सी दे रखा है और ए डी सी दे रखा है। हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। तो ये हमने करना है। हम ट्रेंगल ए डी सी ले लेंगे और कौन सा ले लेंगे, ट्रेंगल बी ए सी ले लेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेंगे ए डी सी बराबर है बी ए सी के, ऐसा दिया है, और एंगल सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। एंगल सी उभयनिष्ठ है। तो दो किसी भी ट्रेंगल में दो एंगल अगर बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या हो गया, वो समरूप हो गया। तो कौन सी समरूपता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल क्या, समरूपता। जो आपको सिद्ध करना होता है आप इसको अलग से ब्रेक कर लिया करिए। ब्रेक करने के बाद जो भी अनुपात आता है उसको यहाँ पे लिख दिया करिए, क्योंकि यही अनुपात हमारा होगा जब हम इसको करेंगे। यहाँ पे अगर हम समझने बैठते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, इस कारण से ऐसा उपाय करने के लिए बोल रहा हूं। तो आप जब ये काम करेंगे तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और आंसर भी आ जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या का योग हमारा कितना है, 9 है। मान लेंगे, माना दो संख्याएं यक्स और वाई हैं। दो संख्याएं यक्स दहाई के अंक पर और वाई क्या है, इकाई के अंक पर। क्यों दहाई और इकाई की बात कर लिया, ये अंक पर है। तो हम बात कर लेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बस दोनों का योग बोल रखा है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये प्रश्नानुसार हुआ, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार की बात कर लेंगे। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब देखो वास्तविक संख्या क्या होगी, अगर मैं बोलूं वास्तविक जो संख्या होगी, वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा, दहाई के अंक पे कितना था, 10 गुणे यक्स था, कितना था, यक्स, और इकाई के अंक पे कितना था, वाई। तो वास्तविक संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या थी इसका 9 गुना वाई था ना, ये कितना था, वाई। इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने का मतलब संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगा हमारा
10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का कितना है, 2 गुना है, मतलब 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या काम कर लीजिए, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 88x, और इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना 0। यहाँ पे 11 कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 8x माइनस वाई बराबर कितना 0। तो 8x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि 0 में 11 का भाग देंगे तब भी हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम बात कर लें तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना था, x प्लस वाई बराबर था 9, कितना था 9। और यहां बात कर लेंगे 8x माइनस वाई बराबर कितना था हमारा, ये था 0, कितना था 0, कटेगा 9x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9/9 मतलब कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। x का मान आ गया, x का मान इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर कितना 9, तो y बराबर कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। इस तरीके से अगर देखें तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो जाएगी हमारी कितनी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। 10x का मतलब कितना 10 गुणे 1 प्लस वाई, y का मान कितना 8, तो कितना आ जाएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो आप इसको इस तरीके कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, 2 अंकों की संख्या है जिनका योग कितना दे रखा है 9 है, इस संख्या का 9 गुना। अभी देखो जब संख्या बोल दिया ना, तो जैसे संख्या बोलता है तो जैसे मैं 54 ले रहा हूं तो 54 भी अगर ले रहा हूं तो इसको क्या लिखूंगा 5 गुणे 10 प्लस 4, 54 को तो मैं यही लिखूंगा ना, दहाई के अंक पे है तो 10 का गुणा और इकाई के अंक पे है तो 1 का गुणा। लिखे या ना लिखे इकाई वाला कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुणे 1 लिखें या 4 लिखें। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 10 गुणे x प्लस वाई, यहाँ 10x प्लस वाई हो जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने पर तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर हम बात कर लें तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या थी इसका कितना 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का कितना है 2 गुना है। तो यहाँ पे पलट दिया, कितना हो गया 2। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y और इधर कितना हो गया 20y प्लस 2x। दोनों को हम क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे, करेंगे तो कितना हो जाएगा 88x माइनस 11y। यहाँ पे अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। और दूसरा समीकरण मिल गया, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 8x और x कितना हो गया 9x और ये कितना हो गया 9, x बराबर कितना हो गया 1। x का मान अगर समीकरण में हम रख रहे हैं तो y का मान हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। इस तरीके से x और y का मान मिल गया तो वास्तविक संख्या भी हम क्या कर लेंगे यहाँ निकाल लेंगे। 10x प्लस वाई था, पुट करेंगे वैल्यू तो हमारी कितनी आएगी 18, कितनी आएगी 18। इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, अंगा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है घ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल करिए, बस करना कुछ नहीं है, हल करना है। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। कई लोग इस क्वेश्चन में जल्दी में होते हैं तो यहाँ पे -6 और 1 ले लेंगे। अगर गुणनखंड आप -6 और 1 लोगे तो -5 तो आएगा लल्ला, लेकिन गुणा करेंगे इसको -6 का 1 में तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ क्या लाना है 3 का 2 में गुणा करेंगे +6 आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, जल्दी में कभी काल इसमें क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो यहाँ पे लेंगे -2x और -3x लेंगे, +3 बराबर कितना हो गया 0। जिनको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्याएं हैं, यूपी बोर्ड के ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। पॉलिनोमियल का अलग से हमारा इसका सेक्शन हमारा बनाए हैं, बहुपद का कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस कितना हो जाएगा 1, -3 x माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 2x माइनस 3। इसका बल्कि मैं लिंक डाल दिया करूंगा यहाँ पे, वीडियो में मैं क्या कर दूंगा लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा बहुपद वाला। अगर किसी को दिक्कत है तो 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0 अगर मैं रख रहा हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 सॉरी ये पूरे का बटा नहीं होगा, 3/2 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारे गुणांक हो जाएंगे जो मुझे क्या करने थे निकालने थे। तो हल करने के बाद यही हमारा आंसर आना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो बताया था आपको समझने के लिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है
कि यदि एक बगीचे का परिमाप दे रखा है, अभी बगीचे का परिमाप दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई में बात कर रहा है, तो मान लेता हूँ कोई बगीचा है, कोई क्या है, बगीचा है, और बगीचा हमारा आयत के हिस्से का है। जब कुछ नहीं दिया है तो हम आयत ही मान के चलेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे परिमाप बोल रहा है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 120 मीटर। कितना दे रखा है, 120 मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर। कितना दे रखा है, 800 मीटर। कह रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई मान लिया XL है, माना लंबाई L और चौड़ाई कितना है, B है। लंबाई L और चौड़ाई कितना है, B है। चौड़ाई कितना है, B। तो यहां पे बात कर लेंगे L मीटर और B मीटर जब हमने मान लिया है, तो अब बात कर लेंगे परिमाप। परिमाप का फार्मूला कितना होता है, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है, L × B होता है, L × B। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। प्रश्नानुसार अगर हम बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार हम जानते हैं कितना होता है, ये दे रखा है लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है। तो ये मान L का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 2। L का मान, L का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2B + B बराबर कितना, 120, और 3B बराबर कितना हो जाएगा, 120/2 मतलब कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 60/3 मतलब कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20 मीटर आ जाएगा। 20 कितना आ जाएगा, मीटर। जब B का मान 20 मीटर आ गया तो इसका मान हम यहाँ पुट करेंगे, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20 मतलब कितना हो गया, 40 मीटर। कितना, 40 मीटर। यही हमें निकालना था, B का मान और L का मान। तो आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। करना कुछ नहीं था कि इस क्वेश्चन में आपको परिमाप और क्षेत्रफल आपको दे रखा है, बस फार्मूला जानते हैं, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल जो भी आप है पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है। चौड़ाई से दोगुनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रखेंगे तो हमारा 2B + B आएगा। हल करेंगे तो B का मान 20 मीटर आएगा और L का मान कितना आएगा, 40 मीटर। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये फाइनल हल होगा। चलते हैं आगे। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। आप एक बात समझिएगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर लूँ, इस राजीव की बुक्स में ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 3/2x - 3/2y दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 3/2y नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 5/3 होगा। कितना होगा, 5/3। इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो आंसर भी आया है वो किसके हिसाब से आया है, 5/3 के हिसाब से आया है। तो बुक का करेक्शन आपका यही है, 3/2 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 5/3। तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, लग जाएगा। चलिए देखते हैं, इससे भी लगेगा, लेकिन वो आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में। जो इसमें आंसर दे रखा है वो मैच नहीं करेगा। x = 2 और y = 3 आ रहा है, तो वो मैच नहीं करेगा। इस कारण से आपने क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है। बुक में यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, इसको आपको सही करना है। देखिए अब ये है इक्वेशन हमारा, 3/2x - 5/3y = कितना दे रखा है, -2। फिर गुणा करेंगे, 9x - 10y बराबर कितना हो गया, 6 बराबर कितना हो गया, -2। अगर मैं इसको हल करता हूं, 9x - 10y बराबर कितना हो गया, -12। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दे रखा है x/3 + y/2 बराबर कितना दे रखा है, 13/6 दे रखा है। गुणा करेंगे, 2x + 3y अपान में 6, अपान में कितना हो गया, 6 बराबर कितना हो गया, 13/6। हल करूंगा, 2x + 3y बराबर कितना हो गया, 13। एक बात देखिए आप, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण 1 माना और यहाँ क्या माना, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। चलिए देखते हैं, 9x - 10y, 10 इसमें कितना गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 10 का। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 10 × 3 हो जाएगा और ये 3 10 में 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पे भी, 30 यहाँ पे भी। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, समीकरण 1 × 3 तथा समीकरण 2 × 10 करने पर, जब इसमें 3 का और इसमें 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे 3 का गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 30y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 × 3 = 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36।
ठीक इसी तरीके जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 x प्लस 10 तियां 30 y बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ पे अब हल करते हैं दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर यहाँ लिख दीजिएगा, जोड़ने पर समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 47x बराबर, यहाँ से घटाइए कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 94/47, 94 कितना 47, हल करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। देखिए ये आंसर हमारा x बराबर 2 ही दिया है, तो इसी तरीके हम बात कर लेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थी इसीलिए मैंने इसको क्या किया, करेक्ट किया है। अब x बराबर 2 का मान किसी भी समीकरण पे रख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है हमारा 9x माइनस 10y बराबर कितना है, ये दे रखा है -12, कितना दे रखा है -12। x का मान पुट करिए, 9 × 2 माइनस 10y बराबर कितना हो गया -12, और -10y बराबर कितना हो गया 9 दूना 18, -18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -12 -18 -30, -10y बराबर, y बराबर कितना आ जाएगा -30 बटा -10 मतलब कितना आ गया 3, कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर 3, यही आपका क्या था आंसर था, और इसी तरीके आपको सॉल्व करना था। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, तिर्यक गुणा किया है, एक समीकरण मिला, यहाँ पे तिर्यक गुणा किया, एक समीकरण मिला, दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, मतलब कोई एक हमारा चर राशि क्या होगी खत्म होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ y को, अगर मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे 3 का गुणा करूंगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा -30y और यहाँ पे -36 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर करता हूँ तो ये +30y होगा, और सारी चीज़ें हमारी बदलेंगी जो भी होगा। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो x का हमारा एक रूप में मिल गया और यहाँ से एक हमारा नंबर मिला, हल किया तो कितना आ गया x बराबर 2। x बराबर 2 का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, मैंने इसमें रखा तो कितना आ गया y बराबर 3। इसी तरीके हल करना है, चलते हैं आगे। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए। हमें प्रथम 51 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, मतलब यस 51 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद हमें दे रखे हैं। दूसरा पद मतलब माना प्रथम पद कितना है a है, माना प्रथम पद कितना है a इक्वल टू a, और सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर बराबर हमने मान लिया कितना, सर्वांतर बराबर मान लिया कितना d, कितना मान लिया d। तो द्वितीय पद हमारा कितना हो जाएगा, द्वितीय पद दूसरा पद जिसको बोलते हैं, दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस डी, कितना हो जाएगा a प्लस डी। इसी तरीके बात कर लेंगे तीसरा पद, तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, कितना हो जाएगा a प्लस 2d, ये होगा हमारा। तो कह रहा है दूसरा पद हमें दे रखा है कितना 14 दे रखा है, और तीसरा पद हमें दे रखा है कितना 18 दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये हमें क्या है दे रखा है। तो कह रहा है आप यन निकालिए, क्या निकालिए यन। तो यन निकालने का मतलब मुझे यन का मान फाइंड करना है। आप यहाँ देखिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये काटेगा, क्या होगा काटेगा, -d बराबर आ जाएगा -4, और d बराबर कितना आ गया 4, d बराबर कितना आ गया 4। जब d का मान 4 आ गया तो समीकरण 1 से बात कर लेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ रखेंगे a प्लस 4 बराबर कितना 14, तो a बराबर कितना आ गया 10, a बराबर कितना आ गया 10। a का मान आ गया और किसका मान आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया और किसका आ गया, d का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे दूसरे, जैसा कि हम जानते हैं s 51 दे रखा है, कितना दे रखा है 51, तो n/2 ये फार्मूला होता है, Sn का फार्मूला हम जानते हैं, Sn का फार्मूला हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना d, ये होता है। हमें 51 का मान ज्ञात करना है, तो मतलब 51/s51 अगर मैं लिख रहा हूँ तो 51/2 2a का मान कितना है अभी निकाला 10, कितना निकाला 10, प्लस n-1 मतलब 51 - 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4। करेंगे तो हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200।
ये आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा 220, भाग देंगे ये आ जाएगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 1 6 और कितना हो गया 1610 हमारा क्या होगा आंसर आएगा। ये हमारा क्या हो गया 51 पदों के योग का क्या हो गया मान हो गया। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे तो 5 आएगा, सॉरी ये 5 आएगा, ये कितना आएगा देखिए 1 1 कम 1 5 1 6 और 1 बचे 5, तो 5 1 इतना होगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा था, ए और डी का मान निकाला, जो एसएन का फार्मूला होता है बस उसमें क्या कर दिया पुट कर दिया, करना कुछ नहीं था। यहाँ पे बस ए और डी का मान पुट किया, हमें क्या मिल गया ये मान मिल गया। चलते हैं आगे। कह रहा है एक मीनार के शिखर पर एक झंडा लगा है, एक मीनार है इसके शिखर पर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर मीनार के झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के झंडे के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये हमें दे रखा है क्रमशः 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और साथ साथ बात कर लेंगे कितना है शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और कितना दे रखा है मीनार के झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार तथा मीनार के, अच्छा सॉरी मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर हमने बात कर लिया, मीनार तथा झंडे के शिखर का, मीनार का ये है और मीनार के झंडे का शिखर ये है, मतलब ये वाला कोण हमारा क्या होगा 45 डिग्री। मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं, ये हो गया मीनार का झंडा, मीनार का क्या हो गया झंडा, हमसे कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के झंडे का शिखर का उन्नयन कोण, ये दे रखा है एक बार 45 डिग्री दे रखा है और एक बार कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, कह रहा है मीनार के ऊपर एक झंडा लगाए, झंडा लगा दिया मैंने 10 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 10 मीटर की दूरी थी हमारी, कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का, मीनार का और झंडे के शिखर का, मतलब दोनों के शिखर की बात कर रहा है। एक बार 45 है, कम वाला 45 होगा, ज्यादा वाला 60 होगा, कॉमन सी बात है। हमसे पूछ रहा है झंडे की ऊंचाई ज्ञात करिए, झंडे क्या ज्ञात करिए लंबाई या ऊंचाई हम बात कर रहे हैं, ये ज्ञात करिए, ये एच मान लिया, इसको मान लिया ए बी सी, तो यहां लिखेंगे माना यहां डी बात करिए, सी डी बराबर एच मीटर, जो कि हमारी झंडे की क्या है ऊंचाई है। त्रिभुज ए बी डी में बात कर लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है हमारा tan 45, क्या है tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, इसके सामने क्या है बी डी, क्या है बी डी, बी डी बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए बी, कितना हो जाएगा ए बी। तो बी डी का मान तो मुझे पता नहीं है, बी डी का मान मुझे पता नहीं है, ए बी का मान मुझे पता है 10 और ये कितना है 1, तो बी डी बराबर कितना हो गया, बी डी बराबर हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में tan 60 की बात कर लेंगे, बात कर लेंगे tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC बटे AB, BC बटे कितना हो जाएगा AB, 60 मतलब √3 हमसे बोल रहा है, BC का मान कितना है बच्चा, BC का मान मुझे निकालेंगे तो BD प्लस CD होगा, BD प्लस कितना होगा CD बटे कितना होगा, ये हो जाएगा AB का मान कितना है 10, तो BD का मान आपने अभी निकाला कितना है 10 और CD का मान माना था H, कितना माना था H, ये हो जाएगा √3, इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा tan√3 बराबर 10 प्लस H, H बराबर कितना हो जाएगा tan√3 माइनस कितना हो जाएगा 10, हल करेंगे तो 10 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी है एक हमारी, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी है, कह रहा है एक खंबे के शिखर और एक खंबा है, एक मीनार की चोटी है और एक क्या है खंबा है, खंबे के देखिए ध्यान से समझिएगा 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, तो ये 50 मीटर क्या हो गया मीनार, 50 मीटर मीनार हो गया, इस मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे, खंबे के ऊपरी सिरे, ये क्या है खंबा है, ये क्या है खंबा, खंबे के ऊपरी सिरे और आधार का, मतलब ये अवनमन कोण की बात कर रहा है, मतलब ये वाले कोण की बात कर रहा है, एक बार ये और एक बार क्या ये, कह रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये दे रखा है 45 डिग्री और ये दे रखा है पूरा कितना, ये दे रखा है 60 डिग्री,
कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? खंबे की ऊंचाई। तो मान लीजिए अब ये ए है, बी है, सी है, डी है, और इसके पैरेलल हमने क्या किया है, एक लाइन खींचा है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ई है। क्या है? ई। तो यहां पे बात कर लेंगे, चूंकि ई हो गया और ये बात कर लिए, एफ डी सी, एफ डी सी बराबर कौन सा होगा, डी सी ई, डी सी ई। ये कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमने एक लाइन खींचा है ई सी पैरेलल टू, यहाँ पे ई सी पैरेलल टू ए बी हमने क्या किया, एक लाइन खींचा है। तो ये दोनों कोण हमारे कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण। कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण। इसी तरीके हम बात कर लेंगे एफ डी बी, एफ डी बी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, एफ डी बी, ये किसके बराबर? डी बी ए। मतलब ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? मतलब डी बी ए, डी बी ए। हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कोई काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? एकांतर कोण। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। दो बातें आपको दे रखी। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में हम बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? tan 45। कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोण के सामने कितना हो जाएगा? लंब। और आधार कितना हो जाएगा? EC। कितना हो जाएगा? EC। तो DE हमें नहीं पता है, DE मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे ये बात पता है कि हमने निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो ये मान लीजिए, जो पूछ रहा है उसी को क्या कर लीजिए, मान लीजिए। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, खंबे की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर। तो जब ये h, तो इसके सामने वाला भी क्या, h, क्योंकि ये क्या बना रहा था, आयत बना रहा था। क्योंकि BC हमारा बराबर होगा AE के, तो ये भी कितना होगा, h मीटर। और इसी तरीके बात कर लें, EC भी बराबर होगा किसके, EC बराबर होगा किसके, AB के, किसके, AB के। ये आधार है, क्या है, आधार। तो DE अगर मैं बात कर लेता हूं, DE मुझे क्या है, DE अपान कितना हो गया, EC। और EC किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा AB के, किसके बराबर है, AB के। ये tan 45 1 हो गया, तो कितना हो गया, AB बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा DE। कितना हो जाएगा, DE। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके बात कर लेंगे DBA में, या ट्रायंगल ABD में। तो हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60। कितना हो जाएगा, tan 60, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, कोण के सामने हमारा क्या हो गया, लंब, तो हो गया AD बटे AB, AD बटे कितना हो गया, AB। अब जानते हैं AB ही हमारा क्या है, कॉमन है, तो AB को इधर भेज दिए। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AD कितना दिया है, देखिए ध्यान से, AD मेरा दे रखा है 50। कितना दे रखा है, 50। ये हो जाएगा अपान में √3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। एक बार हमारा आया AB बराबर DE आया, और हमने उसी काम को यहाँ कर लिया। AB का मान हमारा किसके बराबर हो गया, DE के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, DE के। कुछ गलत किया गया, हमें निकालना क्या है, AE का मान निकालना है। किसका निकालना है, AE का। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सेपरेट बनाएंगे इसको जगह। AD बराबर कितना है, AD बराबर दे रखा है AE प्लस ED, AE प्लस ED। ये मुझे क्या है, दे रखा है। AE कितना था, H, AE कितना था, H। और DE देखिए अभी आपने निकाला, AB किसके बराबर है, AB बराबर है DE के, अभी निकाला ना। तो ये हो जाएगा DE बराबर कितना, 50 बटा √3, 50 बटा √3। अब मानेंगे इसको समीकरण नंबर 2। तो यहाँ बात कर लेंगे, DE का मान कितना हो गया, 50 बटा √3, और AD पूरा कितना था, 50 था। कितना था, 50 था। तो H बराबर हो जाएगा 50 माइनस 50 बटा √3। इसी को हल करेंगे, 50 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे कितना, √3। ये आ जाएगा, ठीक है ना। 50 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा हमारा √3, इससे गुणा होगा √3 माइनस एक तो रहेगा ही, 50 कॉमन लिए तो अपान में कितना हो गया √3। ये फाइनल आंसर होगा। इसी को अगर तुम हल करते हो तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। √3 का ऊपर नीचे क्या कर लोगे, गुणा, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा फाइनल आंसर। अगर आप निकाल ले तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। √3 का √3 में गुणा किया कितना आ गया 3, और 1 में गुणा किया कितना आ गया √3 बटे कितना हो गया 3, बटे कितना हो गया 3। तो फाइनल आंसर यही दिया है जो बुक में मुझे दे रखा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, 50/3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। ऐसा है कि इसमें आंसर हमारा दिया नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे राजीव की किताब में चौथे नंबर का आंसर दिया नहीं है, बट फाइनल आंसर यही आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50 3 माइनस √3 बटे कितना होगा 3, ये हमारा उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर। इसी तरीके आपने क्या करना है, हल करना है। तो आप इसको कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है मीनार के शिखर से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण और अवनमन कोण, शिखर और तल का अवनमन कोण एक बार 45 डिग्री दे रखा है, एक बार कितना दे रखा है 60 डिग्री। खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसी को मान लेंगे, उसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ये कोण बराबर ये कोण होगा क्योंकि एकांतर कोण है, ऐसे ही ये कोण बराबर क्या होगा, ये कोण। तो यहां तक बातें जब हमें समझ में आ रही हैं, जो पूछ रहा है उसी को मान लिया। खंबे की ऊंचाई h मीटर है। एक बार त्रिभुज लेंगे, tan 45 लेंगे तो कोण के सामने हमारा क्या होता है, लंब। तो DE अपान कितना हो गया, EC। चूंकि मैं जानता हूं EC किसके बराबर है, AB के बराबर है। EC बराबर क्या है, AB, तो मैंने AB यहां लिख दिया है। AB, अब इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, tan 45 तो एक ही होगा, यहां करेंगे तो AB बराबर कितना आ गया, DE। AB बराबर जब DE आ गया, मतलब मैं बोल सकता हूं AB बराबर हमारा क्या आ गया, DE, या मैं बोल सकता हूं EC बराबर कितना हो गया, DE, बात एक ही है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, ADB tan 60, तो हो जाएगा कोण के सामने हमारा क्या हो गया, लंब, तो ये हो गया AD बटे कितना हो गया, AB। यहाँ पे tan 60 का मान कितना है, √3 है, कितना है, √3। तो AD हम जानते हैं, AD हमारा क्या है, निकालना है। यहाँ पे हमारे 50 दे रखा है, सॉरी ये 50 दे रखा है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ √3 बराबर AD बटे AB, तो इसको अगर इधर गुणा करूंगा तो ये गुणे में जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 50/√3 आएगा, कितना आएगा, 50/√3। तो हमें मान आ गया, AB का मान आ गया 50/√3, और AB किसके बराबर है, D के। समीकरण 1 से हम बोल सकते हैं इस बात को। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए AD पूरा हमारा कितना दे रखा है, 50, कितना दे रखा है, 50। मुझे निकालना क्या है, AE निकालना है। तो AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE प्लस DE, तो AE प्लस DE लिख दिया। AE का मान कितना है, स्मॉल h है, कितना है, स्मॉल h, और DE मुझे क्या करना है, यहाँ पहले ही दे रखा है 50/√3, तो मैंने ये रख दिया, ये क्या कर दिया, रख दिया। इसको ट्रांसफर किया तो यहाँ पे 50 माइनस 50/√3 आ रहा था। मैं इसको यहाँ से फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिनको दिक्कत होगी। ये आ रहा था 50 माइनस 50/√3, चूंकि वहाँ जगह नहीं था और इस पेज में उतना ही स्पेस है, तो 50 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। अब इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 50 √3 माइनस 1 बटे कितना हो गया, √3। करना क्या है, परमेयीकरण, √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, और √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 बटे कितना हो गया, 3। तो ये हो गया फाइनल आंसर, 50/3 ये हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा। आप इसको देख लीजिएगा। फिर से अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस में आप समझना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी पेपर का सेट का चल रहा है उसका नोट्स बनाइए, और आप मुझे व्हाट्सअप नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मैंने आपकी क्लास की है, ये समझ में आ नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आपको सारी चीज़ें पता है। फोकस पॉइंट ये हम बात कर रहे हैं, दानगंज से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे मैसेज करके आ सकते हैं कभी भी, जब भी आपकी ज़रूरत हो। चलते हैं आगे, या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम ऑनलाइन वीडियो ही डालने का प्रयास करेंगे। यही काम कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। जैसा भी हो अपना सजेशन मुझे दिया करें। चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। कह रहा है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड निकालने हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए O A B और यहाँ मान लीजिए C। तो
त्रिज्य वृत्तखंड कौन सा होगा लघु? ए सी बी ए। ए सी बी ए मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन क्या होगा? लघु वृत्तखंड। तो हम बात कर लेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ए सी बी ए का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये दोनों होगा हमारा। एक बात समझिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कितना? 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण है, जब मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मतलब मुझे यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा। जब लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे आधार ए बी गुणे ऊंचाई कितना? ओ डी। इसमें से दोनों का मान नहीं पता है, ना तो ए बी का पता है ना तो ओ डी का पता है, आपने निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे? यहाँ निकाल लेंगे। देखो त्रिभुज ओ ए डी ले लेते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा किस में है? त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मैं जानता हूं कि 90 डिग्री का त्रिभुज हमें क्या है? चाहिए, राइट एंगल बनना चाहिए। तो त्रिभुज ओ ए डी की बात कर लिया। त्रिभुज ओ ए डी में अगर हम बात करते हैं तो ये जब लंब डाला तो ये कितना बन गया? इधर वाला भी 30 डिग्री और इधर वाला भी कितना बन गया? 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा? कोण के ठीक सामने लंब होगा, अगर ए डी निकल जाएगा, ध्यान से समझना, केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे भी और ये AD और BD बराबर है, तो अगर AD निकल जाता है तो मैं डबल कर दूंगा तो AB निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे sin 30 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? साइन। क्यों साइन? क्योंकि कोण के ठीक सामने लंब है, तो ये कितना आ जाएगा? AD बटे कर्ण, कर्ण कितना है? OA, और यही हमें दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी है त्रिज्या। तो मैं क्या करूंगा? AD कैसे निकलेगा? AD बराबर हो जाएगा sin 30 डिग्री का मान 1/2 और OA का मान कितना? 15। तो ये तो AD का मान निकला ना। किसका मान निकला? AD का। और मैंने अभी बताया कि AB अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे AD, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे 2 से 2 कटा तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। एक बात समझिए, AB बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है आपको? cos 30 निकालना है। क्या निकालना है? cos 30। cos 30 का मतलब यहाँ हो जाएगा OD बटे OA, OD बटे कितना हो जाएगा? OA। cos 30 हो जाएगा √3/2 और OA का मान हमारा कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। ये हो गया OD का मान। किसका हो गया? OD का। और ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा? सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए वैल्यू। 60 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 1 और ये 6 आ जाएगा 1/6। और यहाँ बात कर लेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना? मतलब 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। यहाँ बात कर लेंगे 1/2। AB का मान कितना आया? आपका आया AB का मान आया 15। कितना आया? 15। और OD का मान कितना निकाला आपने? √3/2 और इधर कितना आ गया? 15 आ गया। इसको हल करेंगे आप, तो इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। ये आप हल करिएगा, ये आ जाएगा 22 पच्चे 110 और इधर कितना हो गया? 15। 7 दूना कितना हो गया? 14 माइनस ये आ जाएगा 225/4 √3। अगर मैं इसको हल करता हूँ 117.857 आएगा, माइनस ये हल करूँगा तो आ जाएगा 97.42, 97.42। इन दोनों को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 117.857 माइनस 97.42। ये माइनस कर लीजिए, करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 3, 4 और यहाँ कितना आ जाएगा? 0 और इधर कितना है? 2। 20.437 आएगा, 20.437। चूंकि मैं क्षेत्रफल निकाल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ दीर्घवृत्तखंड पूछा है, इसलिए मुझे पूरा हल करना पड़ेगा। यहाँ पे भाग देकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं बात कर लूँ, दीर्घवृत्तखंड निकालना है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ABCA का क्षेत्रफल। तो यहाँ बात कर लेंगे
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ए सी बी ए का क्षेत्रफल, ए सी बी ए का क्षेत्रफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो यह आ जाएगा 22/7 और इधर कितना आ जाएगा 15/15। यहाँ पे कर लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 20.437, 20.437। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 225 गुणे 22/7 माइनस 20.706.5 और यहाँ से हम क्या कर देंगे 20.437 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 9 में से 3 गया 6 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 ही रहेगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 686.06। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन से आपका लगेगा नहीं। सारा काम कहाँ था, मेन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल ले रहे हैं तब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हमें निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालना होता है ए सी बी ए का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड का जब मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ तो ये मैंने क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आसान है, ये निकल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए आधार और लंब। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री होता तब तो मैं आधार और लंब मान के काम कर लेता, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आधार अब क्या करूँगा लंब डालूंगा। तो sin 30 जब मैंने लगाया तो यहाँ पे कितना हो गया AD/OA, AD/OA। AD का मान मिला और हम जानते हैं कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो AD का अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AB। AB भी मुझे मिल गया और OA मुझे पहले से ही पता है, तो यहाँ पे मैंने मान रखा और कितना आ गया 15, AB बराबर 15 आ गया। cos 30 जब मैं ले रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा cos 30 मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, OD निकालना था। क्या निकालना था, OD। जब OD निकालना था तो यहाँ पे ये कोण से लगा हुआ है तो कितना होगा बेस बटे हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना हो गया OD बटे OA, निकाला OD निकल गया। इसका मैंने मान यहाँ रखा AB इंटू OD, क्योंकि मैं जानता हूँ त्रिभुज OAB में AB हमने आधार माना है, OD क्या माना है, लंब माना है। तो AB आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई मान रखा, हल किया। पॉइंट में यहाँ हल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैलकुलेशन का, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी हमें क्या हो जाता है, यहाँ अगर छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड तक तो बात सही थी, लेकिन अगर दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस करके मुझे आंसर फाइनली बताना है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर से बात कर लेंगे एक बार, अगर कोई दिक्कत होती है तो। इस तरह के और भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाएगी। देखिए एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है। बेलन पे मैंने क्या कर दिया है, बेलन है, लकड़ी का एक बेलन है, उस पर हमने क्या किया है, उस पर हमने ठोस बेलन था हमारा। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर, एक अर्धगोला निकाल दिया प्रत्येक सिरे से क्या कर दिया, एक अर्धगोला निकाल दिया। कह रहा है निकाल कर एक वस्तु बनाई गई यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इस वस्तु का देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें, अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि बेलन का कर्ड सरफेस जो होता है उसका फार्मूला कितना होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान समझिएगा, जब मैंने निकाला तो ये किनारे किनारे का बचेगा, क्या बचेगा, किनारे किनारे का, और ये हमारा क्या बचेगा, ये कर्ड सेक्शन बचेगा। मतलब ये क्या, अर्धगोले का सेक्शन हमारा क्या होगा, बचेगा।
हम क्या कर लेते हैं, यहाँ निकालते हैं, कितना हो जाएगा, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr/h माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये माइनस नहीं प्लस करना है, क्योंकि यहाँ अर्धगोले को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ये वाला और ये वाला सेक्शन हमारा जुड़ेगा। तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 2πr कॉमन है, 2πr क्या है, कॉमन, बचेगा क्या, h प्लस 2r, कितना बचेगा, 2r। तो 2 गुणे 22/7, 2 गुणे 22/7, r का मान कितना है, 3.5, कितना है, 3.5, ये हो जाएगा 10, और 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3.5, r का मान कितना हो जाएगा, 3.5। अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा 7×5 = 35, 22×5 = 110, ये कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना हो गया 10, और इधर कितना हो गया 7। तो हल करेंगे तो कितना हो गया, 11 दूना 22, और इधर कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। तो ये आप हल करेंगे, 7 दूना 14, 3 आ गया, 7 दूना 14, 2 16, 3 16, 3 19, 1 आ गया, 1 दूना 2 1, 394 हमारा कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 394 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। सात दूना 14 के 4 हाथ में आया 1, 7 दूना 14, 2 16, 16, 3 19। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 22 गुणे 17 हम कर रहे हैं, 7 दूना 14, 4 1 आ गया, 7 दूना 14, 2 16, 1 17, सॉरी 7 दूना 14, 2 16, 1 17, तो 17 ही होगा, 374 होगा, कितना होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। और यही हमारा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से देख लीजिए, एक ठोस बेलन है, 2 अर्धगोला में निकालना हूं, तो बेलन का हमारा क्या बचेगा, किनारे किनारे का सेक्शन, मतलब क्या, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो निकाला ये अर्धगोला ही तो निकाला था, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल, ऐसे ही इसका क्षेत्रफल, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि घटाना नहीं है यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये वाला सरफेस हमारा क्या हो रहा है, फिर से आ रहा है, तो 2πr² ये होगा हमारा, और 2 बार है तो 2 गुणे 2πr², और यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2πr। देखिए यहाँ क्यों कॉमन ले रहा हूँ, कभी भी डायरेक्ट आप मत करिएगा, क्वेश्चन कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। अदरवाइज अगर करेंगे दोनों का गुणा करके काम तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। 2πr कॉमन लिया, h प्लस 2r आया, हल किया, यहाँ से हमारा कितना है 374। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हल किया। हमारा सेट 6 आज क्या होता है, समाप्त होता है। आगे हम सेट 7 का क्वेश्चन करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा मुझे अपना सजेशन भेजते रहा करिए, ताकि मैं बातें समझ पाऊँ कि हाँ और क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो पेपर देने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।